अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं 2 रूलिंग्स और 2 फैसले। गुज़श्ता 1.5 माह में हमने देखा कि मुल्क में जो अदालती फ्रंट पे फैसले सामने आए हैं, हर जमात अपने मर्जी के फैसले के हवाले से रिस्पॉन्ड करती है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे, उसके बाद पीर तक इंतजार करें जी। वजीर आला पंजाब जो मुस्तकिल है उसका फैसला आज भी नहीं हो पाया है, ये मामला मजीद उलझता जा रहा है। कानूनी राय लेंगे इस पे प्रोग्राम के दूसरे से। मैं आखिर में पाकिस्तानी खवातीन जो बुलंदियों को छू रही हैं, K2 को सर कर रही हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। आगाज करते हैं 2 रूलिंग्स। पाकिस्तान की सियासत में आजकल रूलिंग्स की बाज गश्त है। एक कासिम सूरी साहब ने दी थी, उसको जब सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रूलिंग को खारिज कर दिया, बल्कि अगर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल करें तो उठाकर बिल्कुल उड़ा दिया और फेंक दिया। उस वक्त जब ये फैसला सामने आया था तो उसका रिस्पांस पॉलिटिकल था हर तरफ से, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या PMLN हो। फवाद चौधरी साहब ने खास तौर पे उसके बाद एक जो ज़बान इस्तेमाल की थी अदलिया के हवाले से, जो कि PTI की पॉलिसी का मजहर ही थी, वो क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। एक वाक्य के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जजेस हैं वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें कि आज से अवाम का, आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। मैं जज साहब को बताना चाहता हूं कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज्यादा है। सियासी बातों में तलखियां लाना आपका काम नहीं है। अंतर आप किसी मिशन पे हैं, ऐसी बातें ना करें। हमें फिर पूरा बताना पड़ेगा ये फैसले कैसे हुआ, क्या किया। जो सिलेक्टिविज्म की बात कर रहे थे फवाद चौधरी साहब उस 14 जुलाई के फैसले के बाद, अच्छा उसी फैसले का बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू PMLN का, और उस दिन मरियम साहिबा ही इसको एक बड़ा आईनी और कानूनी फतह करार दे रही थी और सराह रही थी इस फैसले को। किन अल्फाज में जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ा कर रख दिया, और मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से कहती हूँ कि यहाँ पर बात खत्म नहीं करनी। पाकिस्तान के मुकद्दस आइन को तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। यानी माशाल्लाह ना सिर्फ किन फैसलों की तारीफ की, बल्कि मरियम साहिबा तो उससे आगे बढ़ के गद्दारी और आर्टिकल 6 की बातें करना शुरू हो गई थी, जिसकी किसी भी सीरियस हल्के की तरफ से हौसला अफजाई नहीं की गई, क्योंकि ये एक बड़ी अपसर्ट तजवीज़ है। किसी भी सियासी जमात को किसी दूसरी सियासी जमात पे आर्टिकल 6 लगाने की तरगीब देने पे बिल्कुल सराहा नहीं जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी अब तो सदर साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद करने वालों को, सेक्रीफाइसेस देने वालों के लिए जो है आज का ये फैसला भी और आज का दिन जो है ये बड़ा मुबारक है। अदालत से उज़्मा की तरफ से आइन की बालादस्ती और अवाम की हाकमियत पे एक ऐसा 2 टूक फैसला जो है वो आया है, इसकी मिसाल वो पहले नहीं मिलती। मैं मुतालबा करता हूँ कि ऐवान सदर में बैठा शख्स जो है उसे इतनी तो पासदारी करनी चाहिए कि इस फैसले के बाद उसे मुस्तफ़ी होना चाहिए। फास्ट फॉरवर्ड 23 जुलाई पंजाब असेंबली में एक और रूलिंग दी गई। तमाम मुल्क के जो जयद कानूनी रहनुमा है उनका कहना था कि ये रूलिंग होल्ड नहीं कर पाएगी अदालत के अंदर, और जैसे फिर ये इस बात का एहसास होना शुरू हुआ तो नून लीग की भी टोन इस हिसाब से बदलना शुरू हो गई। दोबारा एक पॉलिटिकल अप्रोच के साथ इस कानूनी फैसले को टैकल करने का नून लीग ने सोचा। मरीम नवाज साहिबा कल से ट्वीटिंग स्प्री पे हैं। उन्होंने बड़े ही सख्त जबान इस्तेमाल की। आज भी उन्होंने यही कहा है कि भाई मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेकाम का सिलसिला इस अदालती फैसले से शुरू होता है, जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज इसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उसी लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचना था। ये नामंजूर है। आगे बढ़ के कहा कि इंसाफ के ऐवान भी धोंस, धमकी, बदतमीजी, गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं। तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। तलाल चौधरी साहब, जिनका बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनको उसी वक्त लॉन्च किया जाता है जिस वक्त एक बड़ी अग्रेसिव
टोन PMLN ने अपनानी हो, तो कल से हम उनको देख रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और टेलीविजन शोज पे नमूदार हो रहे हैं। आज भी उन्होंने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, जरा सुनिए। पिछले जितने 25 फैसले लोग नाअहल हुए हैं वो एक सदर के खत का एहतराम इमरान खान का ना करने पे हुए हैं। शुजात साहब पार्टी के सदर हैं, जिस दिन टिकट जारी कर रहा था उस दिन सदर ठीक था, जिस दिन MPA बन रहे थे उस दिन सदर ठीक था, जिस दिन वो कहे कि वोट उसको दो तो क्या सदर को इंसाफ नहीं चाहिए? एक स्टैंडर्ड पर सबका एहतसाब हिसाब किया जाए। ये नहीं हो सकता कि 62-63 की तशरीह सिर्फ इमरान खान के ही हक में जाएगी। इस मुल्क में ये असूल चल रहा है, लुच्चा सबसे उच्चा, हर जुल्म हर ज्यादती को बर्दाश्त किया, मगर अब ये चीजें हद से निकल रही हैं। और साद रफीक साहब ने जो गुज़श्ता 3-4 माह से बड़े अच्छे तरीके से मफाहमती पॉलिसी को लेकर चल रहे थे, वजारत भी ले ली, वो अपनी मिनिस्ट्री को भी देख रहे, यकदम 3 दिन पहले उन्हें याद आया कि जी उनके खिलाफ जो ये फैसले होते थे उनको अब दीवार से लगाया जा रहा है, देख ले वरना ये ना हो कि हम भी अब नाम लेना शुरू कर दें, हम सब कुछ बताना शुरू कर दें। तो ये अचानक नई मज़ामती जो पॉलिसी एक्टिवेट हुई है उस पर साद रफीक साहब ने क्या कहा? 2011 से इसके बूथ को पेंट किया जा रहा है कि जमहूरी कुव्वतों को कमजोर करो और इस आदमी को मजबूत करो। एजेंडा क्या है? कुछ आ गया, कुछ आने वाला है। इमरान की हुकूमत में सियासी कारकुनान को इख्तलाफ राय की बुनियाद पर जेलों में ठूसा गया। उस वक्त निजाम अदल सोया हुआ था, हमारे मुकदमात नहीं सुने जाते थे। जब रिटायर हो जाते हैं फिर माजरत करते हैं, तो आप उसी वक्त गंदे काम ना करें, जमहूरियत को पल्यूट ना करें, आइन पर शब खून ना मारे, नजरिया जरूरत के तहत फैसले नहीं होने चाहिए। हम बावाज़े बुलंद ये गुजारिश करना चाहते हैं कि पार्लिमान के फैसलों का एहतराम किया जाए। कानून साजी हमारा इख्तियार और हक है, इस इख्तियार और हक पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें और उस पे खामोश भी नहीं रहा जाएगा। जी वो कह रहे हम खामोश नहीं रहेंगे। फैसले जहां तक अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के हवाले से उनको सूट कर रहे हों तो 100 सलाम, और अदलिया की सरबुलंदी के बात की जाएगी, वो ट्वीटें होंगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और अगर फैसले आपकी अपनी सियासी कन्वीनियंसेस के खिलाफ आएंगे तो फिर यही बात है कि जी अब मज़ाहमत होगी और हम भी बताने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमें दीवार से कौन लगा रहा है। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी तो वो फैसला आया ही नहीं है जिसका PMLN के हवाले से जो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमजा साहब CM पंजाब नहीं रहेंगे, लेकिन अभी से बड़ी एक सख्त टोन फवाद साहब अपना ली गई है। लेकिन बहरहाल कोई पहली मर्तबा तो नहीं है, तो मुल्क में हमारे एक रिवायत है कि पसंद नहीं आता फैसला या कोई रिमार्क पसंद नहीं आता या कोई ऑब्जर्वेशन पसंद नहीं आती, तो फिर ठीक है आप तनकीद करते हैं, बाहर आके फैसले वही पसंद आते हैं जो हक में आए। देखिए वो तो खैर आपने सारा कंपैरिजन दे ही दिया, लेकिन मुझे लगता ये है कि नॉट एज अ PTI का जो हमारा जो मेरा ताल्लुक है, बट जस्ट एज अ जो एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे ये लगता है कि जो मरियम नवाज हैं और नवाज शरीफ हैं वो काफ़ी मायूस हैं अपनी ये जो उन्होंने बूट पॉलिश पॉलिसी के जरिए हुकूमत ली और उसमें जो उन्हें नाकामी हुई है। अब मुस्लिम लीग जो है वो उसमें मायूस है और अब ये कोशिश कर रहे हैं, और एटलीस्ट मरियम इज ट्राइंग के हम जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव दोबारा रीगेन करें और वो एक जुडिशरी के खिलाफ एक गैर ज़रूरी तौर के ऊपर जो कैंपेन्स बनाई आज इन्होंने, और फिर आपने तलाल चौर का भी सुनाया, फिर आपने मरियम की ट्वीट्स भी दिखाई हैं और ओवरऑल भी जो साद रफीक ने बातें की हैं, ये सारा जो है ये नवाज शरीफ के क्लोज कैंप है। सो अब ये क्या कर रहे हैं कि ये हमेशा शरीफ फैमिली में क्या होता है, एक पार्ट एस्टैब्लिशमेंट के साथ काम करता है, दूसरा जो है वो खिलाफ हो जाता है ताकि कन्वीनियंटली हम जिसको यूज करना चाहें वो कर सकें। अब हो ये रहा है कि इनको लग रहा है कि इमरान खान जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट खड़े होके बहुत बड़े हो गए हैं, तो ये हमें जो है अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा और हमें वापस एंटी एस्टैब्लिशमेंट में जो है वो जाना चाहिए। और उसके लिए आज के फैसले पे तो देखे ना, जिस तरह से आपने अभी शुरू में ये कहा, ये कोई सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं, पाकिस्तान में बड़ा रेयर मौका होता है जहाँ पे सारे बड़े लीगल माइंड एक इंटरप्रिटेशन पे एग्री हों। अब ये सलमान अकरम राजा PTI के नहीं है, एतजाज हसन PTI के नहीं है, आबिद जुबैरी PTI के नहीं है, लेकिन ये सारे बड़े वकील जो हैं वो इस नुक्ते पे यकजा है कि ये रूलिंग बिल्कुल रबिश है। इसके ऊपर इतना ज्यादा जो रिएक्शन उन्होंने दिया है PMLN ने, और ये जो स्पेशली आपने बड़ा
जबरदस्त टुकड़ा वो सुनाया पहले, बिकॉज जो पहला बेंच था वो भी इन्हीं जजेस का था जिनकी रूलिंग को वो अप्रिशिएट कर रहे थे। और अगर क्राइसिस शुरू हुआ, अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम तो कहेंगे क्राइसिस तो उस वक्त शुरू हुआ जब इस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन रोक दिया। इलेक्शन कराने देते तो आज हर चीज स्टेबल हो चुकी होती और मुल्क जो है उसमें अमन अमान आ चुका होता। तो आपने आज जो मुझे रिएक्शन लगा है, मेरे ख्याल में दे आर ओवर रिएक्टिंग, और ये अगला जो है ये आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी फौज के खिलाफ बयान जो है वो आने शुरू हो फवाद साहब, आज पीटीएम ने मुश्तरका इत्तेहाद जो है उनका एक मुश्तरका एलामिया था, इसमें क्या हर्ज है अगर वो कहते हैं कि जी मुकदमे की फुल कोर्ट समाअत करें, ये हाई प्रोफाइल केस है, तमाम जो लोग हैं उनको जो इस फैसले के ऊपर कोई ग्रीवेंस ना हो या कोई एतराज ना हो, अगर उसमें से एक पार्टी की ख्वाहिश है कि जी फुल कोर्ट बैठे और इस मामले को सुने, तो क्या इसमें कोई हर्ज है? इसका तो मतलब ये है ना कि चीफ जस्टिस तो खत्म हो गया, फिर फैसले तो जो है वो पॉलिटिशियंस के डिमांड्स पे होंगे, और जो एक ही इख्तियार है चीफ जस्टिस का वो है बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना। इससे भी एक बिल्कुल वाजे है, और पूरी दुनिया में ये जहाँ जहाँ पे ये बेंच बनाने का, इंडिया में देखें, यहाँ पे देखें, ये बहुत एक एक्सक्लूसिव पावर है विद द चीफ जस्टिस। तो जहाँ पे अगर राना सनाउल्लाह ने और नून लीग के कहने पे आपने चीफ जस्टिस ने ये पावर सरेंडर कर देनी है, तो फिर तो इसका मतलब यह है कि कोई भी पार्टी जो है फिर एक ऐसी रवायत आ जाएगी जहाँ पे चीफ जस्टिस बेंच बना ही नहीं सकेगा, और वो तो फिर पॉलिटिकल फैसले हो जाएंगे। लिहाजा ये जो बेंच है इसमें इसलिए भी मुझे लगता है कि ये इसलिए कंटिन्यू करेगा कि इन्होंने शुरू से जो रिलीफ दिया था, आपको मालूम है हमजा शरीफ तो अभी इसी आर्टिकल के तहत मुंतखब नहीं है। हमजा शरीफ जो इस वक्त वज़ीर आला है वो इसी बेंच के फैसले की वजह से चीफ मिनिस्टर है। ये जो इलेक्शन भी हुआ है वो भी इसी बेंच ने किया है, जो कंटेम्प्ट है वो भी इन्हीं के पास है। तो ये सब एक हिस्ट्री है जो इस बेंच के सामने है, और ये फुल बेंच बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि लंबा किया जाए। और अगर आपने 1 महीना पंजाब और इस तरह से चलाया, 3 महीने में हशर हो गया है। देखो मारिया, हम यहाँ पे ये बात तो कर रहे हैं ना कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस हम देख रहे हैं, हम गवर्नेंस के क्राइसिस नहीं देख रहे। इतना बड़ा पाकिस्तान में ये और सबसीक्वेंट इकोनॉमिक क्राइसिस ना, ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है फवाद साहब। लेकिन देखे ना, अब आप लोग भी तो कोई सियासतदान सूझबूझ से मामला हल करने की या तो आपने कैपेसिटी नहीं है या फिर नीयत नहीं है। मामले पार्लियामेंट के अंदर तय होने हैं, आपका डिप्टी स्पीकर रूलिंग देता है, वो अदालत में चैलेंज होती है, अदालत फिर डायरेक्शन देती है, उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि किस तरीके से वो पूरा हाउस चला, वो प्रोसेस हुआ। आपने दूसरे इदारों के ऊपर अपने फैसले छोड़ दिए। पंजाब असेंबली के अंदर आ जाइए, दोबारा आपको अदालत ने एक रास्ता दिखाया कि इलेक्शन करा के आ जाएं, वहां पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, दोबारा अदालत के पास गए, वो फिर आपको डायरेक्शन देंगे। पता नहीं अब आप सॉल्व कर सकते हैं अपना खुद एक क्राइसिस सियासतदान बैठ के या नहीं, तो फिर अब ये सारे फैसले पार्लियामेंट से बाहर आपने और इदारों को खुद सौंप दिए। नहीं, ये तो बात कंपैरिजन आपका बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो पहला क्राइसिस है, वो जो क्राइसिस क्रिएट हुआ वो तो कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के नतीजे में क्रिएट हुआ। जो हमारी पार्लियामेंट की जो डिसीजन मेकिंग थी वो तो स्कटल हो गई, उसको तो रोक दिया गया। उसको तो जो पार्लियामेंट है वो आजाद ही नहीं रही, तो उसने क्या फैसले करने थे। तो जब नेशनल असेंबली के लोगों को एक एम्बेसी में बुला के बताया जा रहा था कि आपने ये करना है, नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी, उसको हर सूरत में कामयाब करना है, तो आपकी नेशनल आपकी तो खत्म हो गई। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने तो उस रूलिंग के हवाले से सही दिया ना फैसला, एटलीस्ट वो फैसला तो फिर वो माना भी आपने ना, इसका मतलब है कि वो रूलिंग गलत थी, ये तो स्टैब्लिश हो गया ना अभी तक के जो फैसले के बाद के नहीं वो तो इम्प्लीमेंट हो गई ना। लेकिन रूलिंग तो हमने तो उस फैसले को क्रिटिसाइज किया है। हम क्या कह रहे थे, हम तो कह रहे हैं कि आपने अगर समझते हैं कि अब जो मुद्दा है स्पीकर का वो गलत है, तो फिर आप मेरिट्स के ऊपर कमीशन बनाएं। आपने मेरिट्स पे कमीशन नहीं बनाया, मेरिट्स नहीं देखे, और स्पीकर की रूलिंग को जो है वो आपने जो है वो उसको जो है वो रूल कर दिया। लिहाजा ये जो मामला है उसको तो आपने देखना है ना कि कैसे आपने आगे लेके चलना है, कैसे उसको बनाना है। यहाँ पे जो आज है ना, देखिए फैसलों में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म होने में इशू नहीं है, और जो जिसके खिलाफ होगा ज़ाहिर है वो खुश तो नहीं होगा। बट आज मुझे ये लगता है जो इस सारे ये जो बनाया है इन्होंने जिस किस्म का इशू, जो राना सनाउल्लाह बोला, मतलब आज तो नून लीग का कोई बंदा रह ही नहीं ना गया जिसने सुप्रीम कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो इसमें जो क्रिटिसिज्म इशू नहीं है। इशू ये है कि एक एजेंडा नजर आ रहा है, और एजेंडा ये है कि ये दोबारा अब
बेसिकली तो इनकी जो पॉलिसी है वो अब ये है कि हमने किस तरह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेना है, और अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये फौज के खिलाफ बयान शुरू करती है मोहतरम। अच्छा, चले आप लोग चूंकि अब थोड़े से आजकल सुकून में इलेक्शन जीतने के बाद आपको तो खान साहब ने कह दिया ना कि अब आपने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जरा हाथ हौला रखना है, तो अब उनकी बारी है कि अब वो थोड़े से इसके बारे में टोन सख्त इख्तियार करें। ये नर्म इंटरवेंशन, नर्म मदाखलत, जो अंसार अब्बासी साहब का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, कहते हैं ये लफ्ज मेरे अपने हैं, मैं नर्म मदाखलत की जो ट्रांसलेशन उनकी अपनी है, लेकिन सॉफ्ट इंटरवेंशन या मीडिएशन या जो भी है, क्या इसके ऊपर तमाम जमातें आपको लगता है बैठने को तैयार हो सकती हैं अगर ये सीरियसली फ्लोट किया जाए तो? देखिए जी, मेरे ख्याल में जो है ना, एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी रेलिवेंस इस सारे अरसे में खो दी है। उनकी अहमियत जो आज से 5 महीने पहले थी, अब वो नहीं रह गई है। और अब सच्ची बात तो ये है कि मेरी राय में ये काम पॉलिटिकल पार्टीज को खुद करना चाहिए, बजाय इसके हम इदारों के कहने के ऊपर करें या कुछ करें। सियासी जमातें जो हैं, जो हम कई दफा ये बात कर चुके हैं, सिर्फ इसमें जिस वक्त रुकावट है सियासी जमातों के बैठने में, वो शहबाज शरीफ साहब की इंसिस्टेंस है कि वो हुकूमत चलाना चाहते हैं। अगर वो आज इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं, हम बैठने को तैयार हैं और हम इलेक्शन फ्रेमवर्क पे बात करने को तैयार हैं। हम नए इलेक्शन कमीशन की जो है वो प्रपोजल देना चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसा इलेक्शन कमीशन बने जिससे सबको एतमाद हो और एतबार हो। लेकिन अगर शहबाज शरीफ 1.5 साल चलाना चाहते हैं हुकूमत, तो फिर जाहिर है ये तो उनकी मर्जी है। बुरहान तो इतना बड़ा है कि वो नहीं चला सकेंगे, लेकिन ये तो उनकी मर्जी है। लेकिन मेरी नजर में एस्टैब्लिशमेंट का इसमें होना ना होना नॉट रियली रेलिवेंट है। सो क्या इस हवाले से कोई राब्ते हुए हैं खान साहब से? कोई वहां पे जो बातचीत है उसका सिलसिला बहाल हुआ है? क्योंकि ऑब्वियसली रेलेवेंट हो या ना हो, इस वक्त इस मुल्क की एक हकीकत तो है और उनका किरदार एज इफ राइट नाउ है तो सही, तो क्या वो फिर बातचीत होगी या वो कोई उसकी इम्कानात हैं पीटीआई के साथ? नहीं, देखें, एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल एक मुहज़्ज़ब मुल्कों में होता है, वो रोल पाकिस्तान में भी होना चाहिए और कोई शुबा नहीं, उसकी बड़ी अहमियत है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उसको तस्लीम करके ही चलना होता है। और एस्टैब्लिशमेंट का जो इदारे हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज है, उनका एहतराम करना वो भी जरूरी है और उसको साथ लेके चलना है। लेकिन फैसला साजी उनको नहीं दी जा सकती। फैसला साजी पूरी दुनिया में अवाम के पास रहती है, जो अपने इलेक्टेड नुमाइंदों के जरिए फैसला साजी करते हैं। यही असूल पाकिस्तान में होना चाहिए। और ये जो अभी तक अगर लेट्स से कुछ मामला होना है, तो मेरी नजर में तो प्रेसिडेंट हाउस से ही होना है। आरफ अलवी साहब भी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर है जहां पे वो इस किस्म की जो बहस है वो इनिशिएट करा सकते हैं और उसको कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट साहब से मेरी बात नहीं हुई आज, लेकिन मेरी कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि जहाँ पे उनसे किसी ने कोई राब्ता किया हो। बिकॉज मेरे ज़हन में सिर्फ यही आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस एक प्रेसिडेंट का ही है जो इस पर किस्म की डिबेट इनिशिएट कराता है। फवाद साहब, ये पंजाब की हुकूमत का अभी आपको लगता है कि अगले हफ्ते तक ये फैसला हो जाएगा या ये इससे ज्यादा मामला तवील जो होता नजर आता है, तवालत पकड़ता नजर आता है? फैसला तो आज ही हो जाना चाहिए था। बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, उन्होंने बड़ा एक वाज़ेह लाइन दी थी। उन्होंने कहा था देखिए, इसमें फैक्ट्स कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। 186 वोट जो है वो परवेज अलाई साहब को मिले हैं, 179 हमजा को मिले हैं और जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी सही हुई हैं। तो फैक्ट्स तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लॉ की इंटरप्रिटेशन कोई इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सिर्फ एक नैरो सी बात है कि जो हमारी जजमेंट है, जो हमारा ऑर्डर है, उसको जो स्पीकर ने मानी दिए, उन्होंने कैसे दिए। और इसलिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर को कहा था कि आप आए और मुझे बताएं कि हमें बताएं कि हमारी जजमेंट से आपने ये इम्प्रेशन जो लिया वो कौन से लाइनें हैं पढ़ के जिनसे आपने ये इम्प्रेशन लिया। तो वो डिप्टी स्पीकर तो आए ही नहीं। अब मुझे लगता है ये नून लीग जो है वो इसको जैसे आज ये जो फुल बेंच वाली बात कर रही है, तो बुनियादी तौर पर तो लंबा करने की एक कोशिश है ना, और तो कुछ नहीं है। तो आज उन्होंने सुबह सुबह चोरी, पहले रात 12-1 बजे हलफ कराने लगे थे, फिर उन्होंने सुबह 8 बजे जो है बेचारे हमजा को झुका के, तो बगैर उसको मेरे ख्याल मुंह धोए बगैर भी उन्होंने चिकन पहन लिया और वो आ गए, ब्रश भी नहीं किया और वहाँ पे जो है उन्होंने हलफ ले लिया, उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया। अब असूली तौर पे इससे कोई बड़ी बात है नहीं, मुझे तो लगता है मंडे को फैसला आ जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ये ख्याल है कि नून लीग जिससे बतौर एजेंडा इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी है उसको बड़ा करें। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमजा शहबाज की
बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर है एज सीएम पंजाब। 2 दफा ओथ उठाया, लेकिन दोनों दफा वो फॉर्मली सीएम पंजाब मुंतखब नहीं हो सके, बल्कि आज कोई 8 घंटे की अगर मुख्तसर तरीन सीएम शिप का एजाज पंजाब की किसी के पास गया है तो वो हमजा शहबाज साहब हैं। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे आज अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको आगाह करेंगे, उस पर कानूनी राय भी लेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सूरत हाल इस वक्त यह है कि इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब को आज भी एक मुस्तकिल वजीर आला नसीब नहीं हो सका है। अब पीर तक इंतजार करना होगा। आज अदालत के अंदर क्या कार्रवाई हुई, क्विकली उसका जायजा लेते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अत्तया बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ स्पीकर परवेज इलाही की दरखास्त पर आज समाअत की। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बादियो नजर में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। चौधरी परवेज इलाही के वकील अली जफर ने इस्तदा की कि हमजा शहबाज को काबीना बनाने से रोक दिया जाए, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया वो मुख्तसर तरीन काबीना रख सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के जो रिमार्क्स थे वो ये थे कि जमहूरी रिवायत यही है कि पार्लिमानी पार्टी ही तय करती है किस उम्मीदवार को वोट डालना है। हम डिप्टी स्पीकर को जाती हैसियत में सुनना चाहते हैं। दोस्त मजारी के वकील ने बताया कि आपने पिछले ऑर्डर में लिखा है कि डिप्टी स्पीकर कैसे रूलिंग दे सकते हैं, जिस पे जस्टिस एजाज ने कहा कि अदालत ने पार्लिमानी लीडर की हिदायत पर अमल ना करने वाले का वोट शुमार ना करने का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पढ़कर सुना दे कौन से पैरा में लिखा है, हमें बताएं कि आपने किस तरह 10 वोट निकाले हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स जो थे वो थे कि मुनहरिफ अराकीन के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट डालने वालों के वोट शुमार ना किए जाएं। अदालती फैसले में पार्लिमानी लीडर का किरदार वाज़ेह है। दोस्त मजारी के वकील इरफान कादिर ने कहा, मेरी राय यही है कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को दुरुस्त समझा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स इस मौके पर यह थे कि बादियो नजर में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग लगता है कि गलत है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के वकील इरफान कादिर ने अदालत उज़्मा से मजीद वक्त की इस्तदा की और कहा कि वो तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाना चाहते हैं। अभी सूरत हाल ये कि अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। तब तक हमजा शहबाज बतौर ट्रस्टी वजीर आला काम करेंगे और जरूरी तबादले कानून के मुताबिक किए जाएंगे। इसके बाद हमने देखा कि पीडीएम के हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से एक मुश्तरका एलामिया सामने आया है। उस एलामिया में क्या कहा गया आपको बताएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वजीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक मुकदमे की फुल कोर्ट समाअत की जाए। एलामिया में कहा गया कि इंसाफ का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरखास्त और दीगर मुतल्लिका दरखास्तों को अदालत उज़्मा के तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर करके उस पर फैसला जारी करे। ये बहुत अहम कौमी, सियासी, आईनी मामलात हैं जिसके नतीजे में पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत मुल्की मईशत, दिवालियापन के खतरात और आवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। मजीद इस एलामिया में लिखा गया था, खान साहब बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहे हैं जिसका मकसद एहतसाब से बचना, करप्शन छुपाना, चोर दरवाजे से इक्तदार हासिल करना है। उसके बाद ये इसको फॉर्मली वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह साहब ने ट्वीट भी की और उसके जरिए भी कन्वे किया कि हमारे केसेस फुल बेंच के सामने पेश करें। जो ट्वीट है वो भी आपके सामने रख देते हैं। उसमें कहा गया है कि हमारी मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस से ये दरखास्त है कि हमारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने रखें। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून एतजाज एहसन साहब मौजूद हैं। एतजाज साहब, सबसे पहले तो जो आज हमजा साहब को दोबारा उनकी उस पोजीशन पे बहाल किया गया है जिसमें वो अबूरी वजीर आला हैं, केयर टेकर वजीर आला हैं, अमानती वजीर आला हैं, क्योंकि अभी ये इतनी यूनिक सिचुएशन है कि ये जो वजारत आला उनकी है को किस लफ्ज से डिफाइन किया जाता है कानूनी तौर पर? वजारत आला वैसे तो उनकी हो नहीं सकती, किसी भी लफ्ज से डिफाइन कर ले, और अब वो अरेंजमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने बाद खराबी बिसियार, मैं समझता हूँ वो इसलिए कि हमजा को पहले जब वो डिजर्व नहीं करता था टू बी द चीफ मिनिस्टर, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। ही वॉज ए कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर बिफोर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। तो वो तो अब हो गया सो हो गया, पर अब उसके
اس میں جو خرابی ہوئی وہ ہوئی کہ حمزہ ایکچولی نے اپنا بڑا جو آفس تھا، عہدہ تھا، جو دفتر تھا، جو اس کے لازمات تھے، جو اس کے ساتھ میجسٹی تھی، اس کو بڑا اس نے دکھایا لوگوں میں پھر آ کے، اور وہ نئی نئی واسکٹیں پہن کے بڑا اسمارٹ اور ہینڈسم لک دے کے، تو وہ اس نے اپنا روب داب اور دبدبا دکھایا جو کہ چیف منسٹر کا ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا کیونکہ اس وقت وہ الیکٹڈ نہیں تھا، اور اس کو بٹھا دیا اس پہ، اس کو ذرا کچھ شرائط لگا دی سپریم کورٹ نے کہ بیٹا ذرا احتیاط سے اور انٹرفیئر نہیں کرنا الیکشن، وہ بھی کرتا رہا اور دبا کے کی اس نے، پر بہرحال وہ بھی جو ہوا، اصل میں اس وقت جو کنفیوژن ہے ماریا، وہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ فیصلہ جس کے تحت پی ٹی آئی کے 20 افراد ڈکلیئر ہوئے تھے، انسیٹ ہوئے تھے، وہ فیصلہ اور یہ فیصلہ ایک ہی لیول کا ہے لیکن ڈیفرنٹ ان کے اس کو اعتزاز صاحب تھوڑا سا میں سوال بھی بیچ میں اپنا ڈال دوں کیونکہ میرا اگلا سوال بھی اس سے جڑا ہونا تھا، وہ یہ ہے کہ یہ مریم بی بی بھی کہہ رہی ہیں اور جو مختلف پی ایم ایل این کے اور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو پہلا فیصلہ جس کے نتیجے میں ووٹ شمار نہیں ہوا اور پھر وہ ڈی سیٹ ہو گئے، اس نے بنیاد رکھی ہے آج کے فیصلے کی، تو اگر آج کے فیصلے میں حمزہ صاحب کو سی ایم نہیں ڈکلیئر کیا جاتا، وہ ووٹ جو ہیں ان کو نل اینڈ وائڈ نہیں قرار دیا جاتا کاف لیگ کے، تو اس فیصلے کی نفی ہوگی، سپریم کورٹ اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے کو ریورس کر دے گی اس کیس میں اگر ایسا ہوا تو؟ یہی میں کہہ رہا ہوں، یہ کنفیوژن ہے، یہ بڑی کلیئر، بڑی آسانی سے کلیئر ہو جاتی ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حمزہ والا وہ جو پہلے 20 منرفین تھے ان کا فیصلہ اور یہ 10 منرفین جن کو بظاہر منرفین کہا جا رہا ہے، جو منرفین نہیں بنتے، ابھی میں عرض کرتا ہوں کیوں، ان کو ایک سطح پر جانچا جا رہا ہے اور برابر، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کنفیوژن یہی لا منسٹر صاحب نے بھی آ کے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سلمان راجہ میں نے دیکھا اس نے بالکل کریکٹ ورژن دیا جو میں بھی دے رہا تھا پہلے سے، اور وہ یہ ہے، اور آپ کے پروگرام ایک میں بھی میں نے دیا کہ یہ معاملہ 2 سطحوں پہ طے ہونا ہے، ایک سطح ہے پارلیمانی پارٹی کی، پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، کوئی منی بل ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، یا ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، یا باہر ایبسٹین کرنا، تو اس کو دینا یا اس کو دینا یا ایبسٹین کرنا، تو یہ پہلے تو یہ معاملہ ہے جو تھا پہلے 20 جب منرف ہوئے انہوں نے پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیا، پارٹی ہیڈ کا کوئی ذکر نہیں آتا اس وقت، پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیا، یہاں جو ہے پارٹی کا فیصلہ 10 کے 10 ہی جب جا کے ووٹ کرتے ہیں اور وہ 10 کے 10 ہی ممبر ہیں، تو اس مطلب ہے پارٹی کا فیصلہ اس سے پہلے، اور وہ کہتے ہیں کہ منٹس بھی ہوئے، میٹنگ بھی ہوئی، طے بھی ہوا، پر چلو آج 10 کے 10 نے یہ ثابت کر دیا کہ فیصلہ تھا کہ ووٹ ڈالنا ہے اور کس کو ووٹ ڈالنا ہے وہ، لہذا پارٹی کا فیصلہ جب ہو گیا اور اس سے کوئی منحرف نہیں ہوا جیسے آج ہوا، یا اس سارے منحرف ہو گئے جیسے 20 پہلے ہوئے، یہ 2 ڈفرنٹ پلینز پہ معاملہ، ایک ہے پارٹی کے فیصلے سے انحراف کرنا، ایک ہے پارٹی کے فیصلے سے انحراف نہ کرنا۔ اب پارٹی ہیڈ کہاں سے آتا ہے؟ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ پارلیمنٹ میں ہو، ممبر پارلیمنٹ میں ہو، وہ جس طرح شجاعت حسین ہے یا جس طرح ہم اور کئی رہے ہیں، ایک زمانے میں آصف زرداری بھی رہے ہیں، وہ اور نواز شریف شاید ہیں، وہ تو نہیں ہو سکتے، وہ کنوکٹڈ، تو وہ پارٹی ہیڈ باہر بیٹھا ہے پارٹی کے، وہ فائدہ۔ اب آپ دیکھیں یہ اس کی منطق کیا ہے، لیجسلیٹرز کی وزڈم کیا ہے، وزڈم ہوتی ہے لیجسلیٹرز میں، وزڈم یہ ہے کہ اگر 2 گروہ بن گئے ہیں پارٹی میں،
ایک اکثریتی ایک اقلیتی، اور دونوں آپس میں اتنے لڑ بھڑ گئے ہیں کہ وہ ایک یا دوسرے کو نکالنے کے مترادف ہیں، اور یہ اکثر ہوتا ہے ہمارے یہاں پارٹی میں، اور بڑے ڈیولپڈ ڈیموکریسیز میں بھی ہوتا ہے۔ اب وہ 7 نے ڈال دیا ووٹ، 3 نے نہیں ڈالا ووٹ، اب 3 انحراف کر گئے ہیں اس پارٹی لائن سے۔ اب چلا جاتا ہے پارٹی ہیڈ کے پاس معاملہ، پارٹی سوچتا ہے کہ یہ جو 3 ہیں یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ تو پارٹی کی بڑی خدمت کرتے رہے، ناؤ ہی از آؤٹ آف دا فرے، لڑائی میں نہیں ہے، جھگڑے میں نہیں ہے، وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے یہ اچھے لوگ ہیں، ان کو وی مسٹ ناٹ لوز دیم، بٹ ان کو مناتے ہیں اور منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو ریفرنس نہیں کرتا ٹو دی اسپیکر اینڈ دی الیکشن کمیشن، کیونکہ یہ دونوں بڑے اچھے دھڑے ہیں اور دونوں فعال ہیں اور دونوں اپنے اپنے ایریا میں بڑے اچھے ہیں، ان کی آپس میں جھگڑا ہوا ہے وہ ہم ذرا نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور پارٹی کو نقصان نہ ہو۔ تو یہ پارٹی ہیڈ از دی گرینڈ فادر رول، صحیح، گرینڈ فادر رول، وہ چاہے تو بھیجے ریفرنس، وہ چاہے تو ریفرنس نہ بھیجے، اور یہ ایک سیاسی فیصلہ ہوگا آبویسلی۔ اب چودھری شجاعت صاحب کے کیس پہ انہوں نے یہ سیاسی فیصلہ کرنا ہے۔ ایک اور سوال چوہدری صاحب، کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے یہ جو زبانوں کی جو ٹون ہے اس میں شدت آ رہی ہے۔ پی ایم ایل این ہیز گون آل گنز بلیزنگ۔ پریس کانفرنسز ہم نے طلال چودھری صاحب کی دیکھی، مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ جب فیصلوں کا توازن ایک طرف زیادہ جھکا ہوا نظر آئے گا تو پھر ان فیصلوں کو ایکسیپٹ کرنے کی اب ہمیں ذمہ داری مت سونپے، اب نہیں ہو سکتا یہ سارا کچھ۔ وہ ان کو لگتا ہے کہ جو فیصلوں کا توازن ہے وہ خان صاحب کے حق میں جھکا ہوا ہے، وہ ابھی تک لاڈلے ہیں ایک طریقے سے اس نظام کی قوتوں کے، اسٹیبلشمنٹ کے یا عدلیہ کے، چلیں وہ اور پریسائسلی اگر میں کہوں۔ جہاں تک نظام یا دوسرے کسی ادارے کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا وہ لاڈلے ہیں کہ نہیں، پر عدلیہ کے تو وہ لاڈلے پہلے دن سے 1993 میں اگر فیصلہ آتا ہے ایک بات پہ، ڈیسولوشن آف دی اسمبلی پہ نواز شریف کے حق میں، تو 1997 میں اس کے بالکل برعکس انہی واقعات پہ بی بی کا فیصلہ آ جاتا ہے ان کے خلاف۔ اگر یہ حملہ کرتے ہیں سپریم کورٹ پہ تو ان کا کوئی نہیں بگڑتا، کوئی نوٹس نہیں ہوتا ان کو۔ اگر یہ ججز کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور فون پکڑے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ میں چلتے ہیں اور سپریم کورٹ میں ان کی بنیاد پر بی بی شہید اور عارف صاحب کی کمٹ جو وہ ہے کنوکشن وہ سیٹ اسائڈ ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر، تو وہ یہ لاڈلے یہ ہوئے۔ پھر جیل سے نکال کے ان کو سیدھا سرور پیلس پہنچا دیا جاتا ہے جب کہ موت کی قید اور عمر قید اس قسم کی سزائیں ان کو، اور ساتھ ان کے 24 ان کے خادمان اور رشتہ دار جہاز پہ بٹھا کے، تو لاڈلے تو یہ ہوئے عدلیہ کے، اور میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں ان کی۔ اعتزاز صاحب دیکھیں، اس میں ایک اور بات بھی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اب عدالتوں کے اوپر جو دباؤ ڈالنے کا سیاسی طور پہ فیصلہ کر لیا ہے جماعتوں نے، تحریک انصاف میں بھی وہ پہلے فیصلے پہ خان صاحب خوش نہیں تھے، پبلک کی سٹیٹمنٹ دی، ڈسپلیجر کا اظہار کیا، لیکن کب فیصلوں کو مان لیتے ہیں۔ ادھر بھی اگر ہم پی ایم ایل این کو دیکھیں تو اب وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بینچز کی تشکیل کے اندر بھی ہماری جو پلی ہے اس کو سنا جائے۔ سو یہ اب کیا معاملہ قانونی اور تکنیکی سے زیادہ سیاسی ہے؟ یہ زیادہ سیاسی ہو گیا، بالکل سیاسی ہو گیا، کر دیا انہوں نے، اور عدالت کو اس میں بالکل ان کی سیاست سے مروب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ڈیمانڈ مثال کے طور پہ کہ فل کورٹ بنے، فل کورٹ بنے، یہ فل کورٹ کا بننا بڑا ایک مشکل دشوار مسئلہ ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر 17 جج ایک فیصلہ دے دیں، جیسا کہ 2-3 کیسز میں دیا افتخار محمد چودھری نے کے وقت یونینمس، اور اس کیس میں بہت ساری 909 صفحے کا ایک تو ججمنٹ ہے، 900 صفحے، اتنی اغلاط ہیں، اتنی غلطیاں ہیں کہ خود ججز مانتے ہیں کہ یہ غلطی ہیں، پر اب کون 17 جج بٹھائے اور ان سے یونینمس فیصلہ لے، یونینمس
जो दरारें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, यहाँ तो एक वक्त में पानी पीने का पे यूनानिमस नहीं हो सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब वो यूनानिमस हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो फैसला आईन से भी ज्यादा मुकद्दस हो गया, उसमें तरमीम हो ही नहीं सकती, इम्कान ही नहीं है तमकीन का, उसमें तरमीम का, क्योंकि 17 जज लाओ, 17 जज बैठे, 17 जज सुने, 17 के 17 जजेस, कोई डिसेंट नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, और वो फैसला दे दें और फिर वो तरमीम हो सकती है। इत्तेज़ाज़ साहब देखिए ना, अब इस वक्त सूरत हाल ये है, एक कर दूं कि 17 जज या 12 जज या 15 जज आप बिठा दें तो बाकी सुप्रीम कोर्ट में काम बाकी क्या होगा काम, सारे जज तो इधर बैठे रहेंगे। और इस तरह हुआ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के अपने केस में मेरी दरखास्त पे, और मैं उस पे बाद में पशेमान हुआ, मेरी दरखास्त पे हुआ, हम 13 जज का बेंच बन गया, वरना 17 जज का मांग रहे थे, 13 जज का बेंच बन गया। बाकी सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 1/4 of the work that was being done, 1/5 of the work was done, and I realized that. तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट को बंद करने की बात हो जाएगी ना। सही। तो अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, ये देखिए ना, अब पिछले 3.5 महीने में हो क्या रहा है कि मामले जो पार्लियामान में तय करने हैं वो वहाँ तय नहीं होते, ये उठा के इनको अदालत के कोर्ट में फेंक दिया जाता है, वहाँ से एक फैसला आता है, फिर ऑब्वियसली जिस हिसाब से उसको फैसला पसंद आया है नहीं आया, उसका सियासी रद्द-ए-अमल है, फिर अदालत कहती है जी पार्लियामेंट के अंदर जाके मामला सॉल्व करके आ जाएं। आप पंजाब असेंबली में आपको चांस दिया, नहीं कर सके आप, फिर दोबारा ये अब अदालत के पास चला गया है। अब जो फैसला आएगा, उसकी जो भी आउटकम होगा, जिसको पॉलिटिकली सूट करेगा वो वाह करेगा, जिसको नहीं सूट करेगा वो उस पर तनकीद करेगा। सो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सारे मामले क्या पार्लियामेंट से निकल के अदालतों में तय होते आपको नजर आ रहे? मुझे तो लगता है ये सड़कों पे जा रहे हैं, क्योंकि अदालत में सबसे बड़ी अदालत में अपनी दरारें इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे को फैसले को आपस में नहीं मानते, लोग तो माने या ना माने, ये आलम हुआ है। और चीफ जस्टिस को मैं तो समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है इस वक्त पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होना, और आइंदा 3-4 साल ये सबसे मुश्किल दफ्तर होगा जिसपे बंदा कोई बैठे, और अंदरूनी हालात की वजह से, अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से। तो इसमें उमर बंदयाल साहब वैसे धीमे मिजाज के बंदे हैं बहुत, और ऐसे धीमे मिजाज का बंदा शायद हमें अगले 3-4 साल ना मिले, और उनको चाहिए कि वो इस पे बिल्कुल कान ना धरें कि बाहर कौन क्या कह रहा है, मरियम क्या कह रही है, या वो तलाल जिसका नाम आपने ले दिया, वो उसका नाम तो एक जमाने में गालम गलोच ग्रुप का सरबराह या नंबर 2 थे और तलाल साहब, तो उनकी बात ना सुने, बिल्कुल ना सुने, ना इमरान खान की सुने। इस वक्त मामला ये है कि ना तजाद है, ना वो गलत फैसला था जो पीटीआई के मुनरफीन के खिलाफ हुआ, ना ये गलत फैसला होगा अगर ये पीटीआई या ये जो काफ लीग है, काफ लीग के जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, 10 के 10 वोट डाले हैं, ना गलत होगा उनके वोट गिन के और उनके वोट को सही। बहुत शुक्रिया इत्तेज़ाज़ हसन साहब जो मजबूरी तो कानूनी सूरत हाल में बता रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे 2 पाकिस्तानी खवातीन ने K2 की जो चोटी है उसको सर कर लिया है, हमारे लिए फख्र का लम्हा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, हम सोचा जरा अच्छी खबर पे इसको आज एंड करें। बहुत ही पॉलिटिकली टर्मोइल वीक रहा है। पाकिस्तान की जो बुलंदतरीन और दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी K2 इस हफ्ते 2 पाकिस्तानी खवातीन ने इसको सर किया है। खवातीन का जुमेरात को इस पूरी जो बुलंदतरीन चोटी है इस पर राज रहा। 2 पाकिस्तानी समेत 6 खवातीन K2 सर कर चुकी हैं। पाकिस्तानी खातून कोपहमा समीना बेग जुमेरात को K2 सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई, और उनके बाद दुबई में मुकीम पाकिस्तानी निजात नायला कियानी भी
चोटी सर करने में कामयाब हो गई। समीना बेग समेत पाकिस्तानी कोपेमाओं की 7 रुकनी टीम ने जो K2 है उसको जुमेरात की सुबह 7:42 पर सर किया। समीना बेग 2013 में दुनिया की बुलंदतरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बनी थी और उनको अब 7 बरे-आज़मों की 7 बुलंदतरीन चोटियां सर करने का एजाज भी हासिल है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी पाकिस्तानी टीम ने इस तरह से K2 सर किया है और इस टीम में ईद मोहम्मद, बुलबुल करीम, अहमद बेग, रिजवान दाद, वकार अली और अकबर हुसैन सतपारा भी शामिल थे। सो ये हफ्ता रहा पाकिस्तानी खवातीन कोपेमाओं के नाम। प्रोग्राम का खत्म हो गया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ख्याल रखिए, खुदाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।